नमस्ते, सभी का स्वागत है। सभी एक बार सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां पर क्लास को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का बजट विश्लेषण। मैंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट लेके आती है, वैसे ही हर राज्य सरकार भी अपने लिए क्या करती है, बजट जारी करती है। और केंद्र में बजट 1 फरवरी को आता है, पहले 28 फरवरी को आता था, अब 1 फरवरी को आता है। और वो हमारे देश की जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो है हमारे निर्मला जी सीतारमण जी, उनके द्वारा उसको जारी किया जाता है हर बार, ठीक है। वैसे ही स्टेट में आता है, तो आप सभी उत्तराखंड के लिए स्टूडेंट है, तो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए उत्तराखंड का बजट आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरे बजट का विश्लेषण हम करेंगे। फिलहाल हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है, आगे आगे इस तरीके से क्लास हमारी चलती रहेगी। तो हम पार्ट वाइज जो है वो यहाँ पर पूरा बजट यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपका इकोनॉमिक रिव्यू भी कवर होगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी कवर होगी और उत्तराखंड का बजट विश्लेषण भी आपका कवर होगा। तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र जी अग्रवाल ने 20 फरवरी 2025 को जो है वो आपके उत्तराखंड की विधानसभा में 2025-26 के लिए क्या किया था, बजट जारी किया था। श्री प्रेमचंद्र जी अग्रवाल जी ने, क्लियर आप सभी को, 20 फरवरी 2025 को 2025-26 के लिए बजट जारी किया था, क्लियर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने आपको बताया उत्तराखंड के सीएम का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन है वर्तमान में, तो सीएम ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, एट करंट। आज के समय में वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। और ये कब से हैं, तो आप सब जानते हैं सिंस 2021 से जो है वो इस पद पर जो है वो ये काबिज है, क्लियर है आप सभी को। तो उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड का बजट प्रस्तुत किया था। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल अनाउंसेड या प्रेजेंटेड द बजट फॉर द ईयर स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, ऑन 20 फरवरी 2025, क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो यहां पर कुछ बातों की बात करें तो आप सब जानते हैं कि कोई भी बजट बिना जीडीपी के डिस्कशन के तो अधूरा ही रहता है। कोई भी बजट आप सब देख लो, बिना जीडीपी के अध्ययन के वो बजट अधूरा रहता है। तो हम बजट की मुख्य बात करें और शुरुआत हमारी अगर जीडीपी से नहीं हो तो हमें मजा पड़ने में नहीं आता है। तो आप सब जानते हो कि हम जो है वो किसी भी वृद्धि दर की बात करते हैं, हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं। वो ग्रोथ रेट हमारी दो कीमतों पर होती है, एक होती है कांस्टेंट प्राइस, एक होती है हमारी करंट प्राइस, यानी कि स्थिर मूल्य और चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य। और अगर आपसे पूछे कि दोनों में से किसके आधार पर जारी किया गया बजट या दोनों में से किसको बेस लिया गया ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल होता है या ऑथेंटिक माना जाता है, वो रियल अर्थ में वृद्धि को बताता है, तो आप सभी जानते हैं वन एंड ओनली वन स्थिर मूल्यों पर, यानी कि हमारे कांस्टेंट प्राइस पर। तो बजट की कुछ मुख्य बातों की बात करें, बजट के हाइलाइट्स को, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 2025-26 में उत्तराखंड का जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है, तो 4,29,308 करोड़ रुपए यहां पर अनुमानित है, जो कि पिछले 24-25 के जो संशोधित आंकड़े हैं, पिछले 24-25 के संशोधित आंकड़ों के मुकाबले अगर हम बात करें तो उससे 13% अधिक है। ये कौन सा, 4,29,308 करोड़ रुपए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब बात करें सर किसी भी राज्य की जीडीपी का मतलब क्या होता है, किसी भी राज्य के लिए हम बात कर रहे हैं सर जीडीपी की, तो ये जीडीपी होती क्या है। तो देखो, जैसे हमारे देश लेवल पर होती है, चाहे आपने बजट में पढ़ा होगा, चाहे आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, आपने या किसी अर्थव्यवस्था के अंदर आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमी या कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा, आपने जीडीपी का मीनिंग जरूर पढ़ा होगा। जीडीपी का मीनिंग हम हर जगह अलग अलग चैप्टर में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन उसका सेंस वही होता है। मैं आपको बता देता हूं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब होता है एक राज्य की अर्थव्यवस्था में, जैसे देश में होता है तो हम बोलते हैं एक देश की भौगोलिक सीमा में, वैसे ही एक राज्य की हम कह सकते हैं घरेलू सीमा में, एक राज्य की घरेलू सीमा में या भौगोलिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, भौगोलिक सीमा इंपॉर्टेंट है, न कि व्यक्ति। चाहे उस भौगोलिक सीमा में उत्तराखंड का व्यक्ति उत्पादन करे
या वो सर्विसेज दें, या फिर अदर स्टेट का व्यक्ति उस उत्तराखंड में जाकर सर्विसेज दें। जैसे राजस्थान का व्यक्ति, अगर मैं राजस्थान से अंदर उत्तराखंड के अगर मैं जाकर स्टेट में क्लासेस लूं, या उत्तराखंड के अंदर किसी जिले के अंदर में जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूं, तो वो भौगोलिक सीमा उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट है, वे व्यक्ति इंपॉर्टेंट उस समय नहीं होगा। जीडीपी में कौन इंपॉर्टेंट होता है? भौगोलिक सीमा। जबकि जीएनपी में कौन इंपॉर्टेंट होता है? व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो एक राज्य की घरेलू सीमा में, एक राज्य की भौगोलिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होता है एक वित्तीय वर्ष में, एक सकल वर्ष में, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर वी प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इन अ सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया इन एनी स्टेट, then it is called as SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से जीडीपी का मीनिंग आपको पहले समझना जरूरी था, ताकि आपको पता लगे कि जीडीपी एक्चुअल में है क्या सर। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए 2025-26 में एसजीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर 4,29,308 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड फॉर 2025-26 एट करंट प्राइस इज प्रोजेक्टेड टू बी 4,29,308 crore, amounting to growth of 13% over the revised estimate for 2024-25। क्लियर है आप सभी को? चलिए दूसरा अगर मैं बात करूं तो व्यय कितने रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, किसकी? एक्सपेंडिचर की, जिसमें हमारे डेप्ट अमाउंट को छोड़कर। तो एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट अमाउंट, यानी कि खर्चों में हमेशा ऋण को छोड़कर और प्राप्तियों में उधारी को छोड़कर, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंडिचर की, यानी कि व्यय की, तो ऋण भुगतानों को छोड़कर 2025-26 में 75,170 करोड़ रहने का अनुमान है। कितना? 75,170 करोड़ रुपीस। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर होने वाला है, जो कि 2024-25 के संशोधित अनुमान से 9% ज्यादा है। वो कितना था? 4,29,308 करोड़, जो कि 2024-25 के संशोधित अनुमान से एसजीडीपी 13% अधिक था। वहीं पर जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो व्यय को छोड़कर, ऋण को छोड़कर हमारा 75,170 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि 24-25 के मुकाबले 9% अधिक है। अब आप बोलेंगे सर कभी संशोधित की बात करते हो, कभी अनुमानित की बात करते हो, तो आप कहना क्या चाह रहे हो? तो वो भी हम समझ लीजिए। देखो, हमें डेटा 3 तरीके से मिलते हैं किसी भी बजट में। डेटा यानी कि आंकड़े हमें 3 तरीके से देखने को मिलते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो वो भी आप देख लो थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, पहला क्या है? एक तो होते हैं गत वर्षों के, यानी गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े। आप इसको यूं कर लो, गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास एग्जैक्ट डेटा के रूप में आ चुके हैं। तो गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े, यानी कि एक्चुअल डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े, क्योंकि चालू वर्ष में हो सकता है कहीं कहीं पर संशोधित हो सकता है, कुछ अमेंडमेंट हो चुके होंगे, कोई काम नहीं हुआ है, तो संशोधित आंकड़े होते हैं चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े। इसको बोलेंगे अमेंडेड डेटा ऑफ करंट ईयर। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरे होते हैं आगामी वर्ष के लिए। जैसे हमने अभी क्या बोला कि चालू वर्ष ये चल रहा है, तो आगामी वर्ष हमारे लिए क्या हो जाएगा? आगामी वर्ष हमारे हो जाएगा 25-26, क्योंकि 25 में हम चल रहे हैं 26 मार्च 26 तक, ये हमारा आगामी वर्ष है, जो हमारा करंट ईयर कहलाता है। ठीक है, या हम असेसमेंट ईयर कहते हैं जिसको। ठीक है, तो आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आंकड़े, यानी यूं कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंट या एस्टिमेटेड डेटा ऑफ नेक्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि आगामी वर्ष। अब आप सर यहां पर क्या बताना चाहते हो? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर डेटा हमें इस तरीके से भी जारी किए जा सकते हैं। अच्छा सर, मौद्रिक मूल्य क्या होता है? बिल्कुल, मौद्रिक मूल्य बताएं। मौद्रिक मूल्य का मतलब जिसको हम मॉनेटरी कन्वर्ट कर सकें। मौद्रिक का मतलब जिसको हम एज ए वैल्यू, ऐसे आर्थिक रूप में, कॉमर्स के हिसाब से क्या बोलते हैं, इसको आर्थिक रूप में हम जो है वो यहां पर जो है वो
तोल सके, उसको बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। मतलब कोई ना कोई इसका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उसका मौद्रिक मूल्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, मौद्रिक मूल्य क्लियर हो गया आपको। मैंने क्या बोला, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, क्योंकि अंतिम वस्तु का मतलब क्या हुआ, वो फाइनल कंज्यूमर के यूज के लिए बन चुकी है। कोई भी वस्तु जो कि मिडिटरी नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल कोई फाइनल गुड्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, वो फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स का मतलब जो फाइनल बन चुका है और जिसको कंज्यूमर यूज कर रहा है। जैसे ये फाइनल गुड्स है हमारे लिए, ये पैनल हमारे लिए फाइनल गुड्स है जिसको एज ए कंज्यूमर हम यूज कर रहे हैं। ये स्टाइलिश हो गया, ये मेरी वॉच हो गई, ये फाइनल गुड्स के अंदर जाएगा। क्लियर है आप सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप देख लीजिए यहां पर। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया ताकि आपको डेटा पता लगे कि अनुमानित आंकड़े होता है तो उसका मतलब क्या है, संशोधित आंकड़े क्या होते हैं और वास्तविक आंकड़े क्या होता है। वैसे ही प्राप्तियां कितनी रहने की अनुमान है, तो प्राप्तियां हमारी जो है वो आपको ध्यान रखना है उधारी को छोड़कर, ठीक है, यानी कि रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर हम प्राप्तियों में उधारी को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सोचो जो हमने उधारी ली है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रीपे करना है, उसको पुनः भुगतान भी तो करना है। इसलिए रिसिप्ट वही मानी जाएगी उधारी को छोड़कर। तो वो प्राप्तियां जिसमें हमने उधारी को ध्यान में नहीं रखा है 2025-26 में 62,656 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि 2024-25 के संशोधित आंकड़ों से 6% अधिक है। अगर हमें कितना अर्जेंट अधिक है ये नहीं याद होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा डेटा है वो हमें एग्जैक्ट याद रहे। तो 75,170 करोड़ रुपए आपको याद होने चाहिए। मैंने बताया 4,29,308 करोड़ रुपए जीएसडीपी वाला याद होना चाहिए, और आपको 62,656 करोड़ जो है वो याद होना चाहिए हमारी रिसिप्ट है। तो अभी तक हमने 3 बातें करी, एसजीडीपी को लेकर करी, हमारी ऋण को लेकर करी, और तीसरा हमने बात करी हमारी प्राप्तियां जो कि उधारी को छोड़कर। एक बार तीनों को मैं एज ए समराइज लिख लेता हूं, पता लग जाए। एक तो थी हमारी एसजीडीपी, ठीक है, ये 2025-26 के लिए कितनी है एस्टिमेटेड, तो वो है 4,29,308 करोड़ रुपीस, ठीक है, जो कि 13% अधिक है लास्ट टाइम के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे डेप्ट, ठीक है, यानी कि पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्ट, ये कितना था, तो 75,170 करोड़। और आप सब जानते हो घाटा ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर आय से कम है। आप देख लो, आय हमारी 62,000 ही हो रही है, लेकिन खर्चा हमारा 75,000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और तीसरा है रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये कितनी हो जाएगी, तो 62,656 करोड़। तो आपको वैसे पता लग गया है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो अनुमानित डेटा आपके सामने आ चुका है कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर देन रेवेन्यू है, क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था, और हम जानते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था में, डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम सब जानते हैं कि रेगुलर सर बाजार मूल्य और मूल्य में क्या अंतर होता है। बिल्कुल, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट वैल्यू। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो साधन की जो हमारी एक्चुअल लागत है, आपने पढ़ा होगा कि हम जीडीपी एफसी से एमपी पे जाते हैं, तो आपने जीडीपी के अंदर आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी फिट करना है। समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक होता है कि हम ग्रोथ से नेट पे जाते हैं। जब भी हम ग्रोथ से नेट पे जाते हैं ना, तो हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। ग्रोथ से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। और जीडीपी से जीएनपी पे जाते हैं तो हम एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसको हम क्या करते हैं, उसका मूल्य करते हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत, और बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आप जब फैक्टर कॉस्ट से कहां जाते हो, फैक्टर कॉस्ट से आप जब मार्केट प्राइस पे जाते हो तो आपने एक समायोजन किया होगा एनआईटी का, आपको पता होगा, ठीक है। सब्सिडी प्लस होती है और इनडायरेक्ट टैक्स आप क्या करते हो, लेस कर देते हो, या उसको हम बोल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आप जो है वो उसमें क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। क्या तीनों क्लियर हो रहे हैं मेरे हिसाब से, आपको पता है। वापस बोलूं, ग्रोथ से नेट पे जाओ तो डेप्रिसिएशन लेस करो, और नेट से ग्रोथ पे आओ तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, इसको वापस रिवर्स करना है। तो साधन लागत समझ में आ गया आपको, बाजार मूल्य। जैसे हमने बोलते हैं एनएनपीएफसी, वो हमारी एक्चुअल में राष्ट्रीय आय होती है देश की, एनएनपीएफसी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, उसी को हम एक्चुअल हमारी क्या बोलते हैं, एक्चुअल राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करें, ये मैंने आपको समराइज कर दिया है, राजस्व अधिशेष में केवल यह याद रखना है, मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूं, रेवेन्यू सरप्लस इन 2025-26 इज
एस्टिमेटेड टू बी 0.6% ऑफ एसजीडीपी, ठीक है, जो कि इतना है 2586 करोड़ रुपए। ये यूं कह रहे हैं कि जो आपका राजस्व सरप्लस है, आपका रेवेन्यू सरप्लस है, वो 2025-26 के अनुमान के अनुसार जीडीपी का 0.6% रहने का अनुमानित है। कितना? जीडीपी का 0.6% रहने का अनुमानित है, जो रुपए में कितना हो रहा है सर? ये जीडीपी कैलकुलेटर करके, हाँ वो तो हम जब एक्चुअल में निकालते हैं तो अलग चीज है, वो तो मैं आपको नेशनल इनकम का इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये सब टर्म्स क्लियर हो जाए। यहां आपको खाली डेटा याद करना है, हम नेशनल इनकम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। और इकोनॉमी उत्तराखंड का मतलब क्या हुआ कि हमें डेटा याद करना है, करंट प्राइस कितनी है, चालू मूल्य पर कितना है, स्थिर मूल्य पर कितना है, कितना अनुमान रहने का है, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या कितना रहता है, ये पढ़ना है। अभी हमें केवल डेटा के ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको लाजवाब क्लास लगती है तो दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम बात क्या कर रहे हैं अभी? हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना रहेगा, वो कंसेप्ट हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं, पर आपकी हेल्प के लिए आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मान लो किसी स्टूडेंट को कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो कुछ पूछ रहे हैं, सर फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस वो मैंने आपको बता दिया, जीडीपी क्या है तो मैंने आपको बता दिया। जीडीपी में भौगोलिक सीमा इंपॉर्टेंट है, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी कमा रहे हो उस भौगोलिक सीमा में कमाना चाहिए, चाहे हम कमाए या उत्तराखंड के कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। भौगोलिक सीमा जीडीपी में इंपॉर्टेंट होती है, और जीएनपी के अंदर क्या वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसमें भौगोलिक सीमा नहीं है। चलो तो देखो, अच्छा व्यक्ति इंपोर्टेंट का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति इंपोर्टेंट का मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड का व्यक्ति चाहे वो उत्तराखंड के अंदर किसी और स्टेट में भी उत्पादन करें तो वो फिर जीएनपी का पार्ट बनेगा, जैसा हमारा नेशनल इनकम में वो उसका पार्ट बनता है। इसलिए तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो हम जो है वो उसका क्या करते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो हम हमारा वहां पे देते हैं। चलिए तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको। जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? जो कि 0.6%, जो कि 2586 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 24-25 का संशोधित आंकड़ों में यह केवल कितना था? 0.8% था, ठीक है, ज्यादा था उस समय, लेकिन ये याद नहीं होगा तभी चलेगा, लेकिन 25-26 के लिए आपको अनुमानित याद होना चाहिए। अब बात करें सर राजकोषीय घाटा। आप सबको पता है किसी भी देश का सबसे बड़ा घाटा होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। आपका जितने भी कुल व्यय है, कुल व्यय में से कुल आय आप घटा दो, ठीक है, जो आपके उधारी और लोन है उनको छोड़कर, तो हमारा राजकोषीय घाटा आता है। और ये क्या कह रहा है? यह 25-26 में जीएसडीपी का 0.29% रहने का अनुमान है। ये तो आप वेरी इंपोर्टेंट कर दो, मुझे लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर आप सभी को? कितना रहने का अनुमान है? तो देखो ये कह रहा है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका 2.9% रहने का अनुमान है 2025-26 में। ये आपका एस्टिमेटेड है। 2024-25 का संशोधित अनुमान के अनुसार उस समय 2.5% ही था, जबकि बजट अनुमान में इसे इतना रखा है। सर बजट अनुमान में रखने का मतलब क्या हुआ? सर बजट अनुमान का मतलब हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारा केंद्र लेवल पे हम नहीं बोलते हैं कि हम बजट को धीरे धीरे, बजट में हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो हम जीडीपी के इतना तक लाएंगे, मतलब सरकार ने टारगेट लिया है 2.4%। मतलब सरकार यूं कहना चाह रही है आपके उत्तराखंड की कि हमारा जो बजटीय घाटा है वो पहले 2.5 था, अनुमानित हमने इतना माना है, लेकिन हमने बजट अनुमान में इतना रखा है 2.4%, यानी कि इससे वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये परसेंटेज किसका है? तो ये जीडीपी का है। किसका है? जीडीपी का है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब बात करें नीतिगत बिंदु, तो इसमें आपको मैंने एक चीज पहले बताई, वापस बता देता हूं। सरकार ने आपके स्टेट में, उत्तराखंड के अंदर हम कह सकते हैं कि उद्यमिता को स्टार्टअप्स देने के लिए, उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए वेंचर कैपिटल का फंड यहां पर प्रोवाइड करवाया है, और वो है 200 करोड़ रुपए का। सरकार ने कहा कि हम वेंचर कैपिटल में 200 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करेंगे। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ावा देने के लिए, जैसे आप जानते हो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जिन्होंने बिजनेस मेरे से पढ़ी उन्हें पता है एंटरप्रेन्योरशिप को मैं कितना पोस्टमार्टम करके पढ़ाता हूं, आप सब जानते हो, ठीक है। तो स्टार्टअप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, कुछ रिस्क उठा के कुछ नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, ऐसे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा, उत्तराखंड सरकार ने, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत। तो हमने कहा सर कैसे साथ हो? तो आपको पता है साथ का मतलब क्या होता है? सरकार का मॉनेटरी बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देता है, और वो बेनिफिट हमें सरकार दे रही है 200 करोड़ रुपए का। सरकार ने कहा स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए, जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें समर्थन कैसे मिलेगा? तो आपको लोन मिल सकता है स्टार्टअप के लिए, आपको थोड़ा लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत सरकार आपको इजी वे में लोन प्रोवाइड कराएगी, ताकि उस लोन के बेस पे आप अपना स्टार्टअप कर सको।
और फिर धीरे धीरे आप सरकार को वापस पे कर दोगे। हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें डेटा याद रखना है 200 करोड़, बाकी जब डिटेल में पढ़ोगे इस बजट को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार यहां पर यूं कहना चाहती है कि आपको स्टार्टअप के लिए हम लोन देंगे और हमने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है। 200 करोड़ रुपए तक हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे जितने भी स्टार्टअप के लिए उत्तराखंड के लिए उनको हम देंगे। ठीक है, फिर इसमें सरकार क्या करेगी, कुछ आपको फायदे देगी, जैसे कुछ साल तक आप शुरुआत कर रहे हो तो टैक्स में छूट मिल जाएगी, 100% टैक्स में आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कोई आप रिमोट एरिया में लगा रहे हो तो और ज्यादा आपको बेनिफिट सरकार देगी। इस तरीके से वो सब हमारा बजट के अंदर डेप्थ में पढ़ना है, उसका पार्ट है। अभी हमारा डेटा याद रखना है, सरकार ने वेंचर कैपिटल के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान 25-26 के लिए अनुमानित कर दिया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सरकार ने क्या किया है, अ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ ₹200 करोड़ विल बी सेट अप टू फंड स्टार्टअप्स। वैसे ही सरकार ने क्या बोला है, ग्रिड वालों के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, उसका नाम है ऑटोमेटेड डिमांड रेस्पॉन्स सिस्टम, इसको बोलते हैं ADRS। मतलब पावर ग्रिड के लिए भी सरकार ने प्लान किया है। सरकार ने कहा, ये चीज हम आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन सरकार ने कहा कि बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए हम एक स्वचालित ऑटोमेटेड क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक हम के जो है वो डिमांड रेस्पॉन्स सिस्टम आपके लिए लेके आएंगे। उसका नाम सरकार ने दिया ADRS, ऑटोमेटेड डिमांड रेस्पॉन्स सिस्टम। ये क्या करेगा दोस्तों, तो ये बिजली की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा, कितनी बिजली जो है वो स्टेबल है, कितनी जरूरत है, क्या उसकी फुलफिल हो पा रही है, और बिजली की जो भी विफलताएं होती है, कभी पावर सर्किट हो गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली की जो हम जानते हैं आंख मिचौली होती है, उसको रोकने के लिए बिजली के क्षेत्र में जितनी भी विफलताएं हैं, जो भी ड्रॉबैक्स है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने यह सिस्टम बनाया है। सर ने कहा, सरकार ने बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए हम क्या करेंगे, 2025-26 में 220 किलोमीटर की नए सड़कें बनाएंगे। तो हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है ये तो उत्तराखंड के अंदर मजा आ जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तीर्थ नगरी है, पवित्र नगरी है हमारे देश की। आप सब जानते हो, आपके स्टेट में इवन पूरे ऑल इंडिया लेवल के हमारे जो है वो लोग घूमने के लिए तीर्थ यात्री के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या बोला कि हम 200 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएंगे। हमने कहा मजा आ गया। फिर क्या बोला कि 1500 किलोमीटर को एग्जिस्टिंग रोड विल बी रिन्यूड, यानी कि जो पहले से बनी हुई 1500 किलोमीटर तक की सड़कों को हम रिन्यूअल करेंगे। मतलब जो टूटी फूटी हुई है, किसी सड़क में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बारिश की वजह से खड्डा हो गया है और भी कोई इश्यू आ रहा है, तो उसको भी हम जो है वो दूर करेंगे। ये भी सरकार ने हमको बोला। यहां तक क्लियर है क्या सबको? एक बार बता दीजिए। एक बार देखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट से जल्दी बताइए। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? आपको समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक है, चलो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर की नई सड़कें बनेगी और साथ में 1500 किलोमीटर तक की सड़कों का रिन्यूअल करेंगे और 1000 किलोमीटर की सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरकार ने तीनों चीजें बोली है, तीनों डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, 1500, 1000 और 220। ठीक है, अब बात करते हैं सर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस तरीके से ग्रोथ करेगी, इसके लिए भी सरकार ने बोला है। सरकार ने कहा कि जैसे सारे स्टेट आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम हमारे स्टेट में भी कोई कमी नहीं रखेंगे और उत्तराखंड की जीडीपी इस बार 7.6% के साथ बढ़ने की सरकार ने उम्मीद जताई है। ठीक है, तो जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 23-24 उत्तराखंड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर, मैंने आपको बताया यही जो है वो एक्चुअल होती है। दो प्रकार की कीमतें होती है, मैंने आपको बताया। हमारे दो प्रकार की प्राइस पर कोई डेटा जारी किया जाता है। एक होता है कांस्टेंट प्राइस और एक होता है करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है स्थिर मूल्यों पर, और यह होता है चालू या वर्तमान मूल्यों पर। चालू या वर्तमान मूल्यों पर। तो जो बेस्ट डेटा है वो कौन से माने जाते हैं? स्थिर मूल्यों पर। जैसे हम सूचकांक में नहीं पढ़ते हैं, स्थिर मूल्यों का मतलब किसी एक वर्ष को आधार मानकर, जैसे अभी 2014-15 को आधार मान रहे हैं, तो एक वर्ष को आधार मानकर जब हम उसकी ग्रोथ को बताएं तो वो स्थिर मूल्यों पर कहलाती है। चालू वर्ष का मतलब तो क्या हो गया, जो करंट ईयर में चल रहा है उसी को हमने बेस बना दिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो स्थिर मूल्यों पर जो है वो ज्यादा जो है वो बेस्ट माना जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जनरली वृद्धि दर पूछी जाती है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर दो। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। 2023-24 में उत्तराखंड की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 7.6% बढ़ने का अनुमान था,
ये ध्यान रखना। तुलना के लिए भारत की जीएसडीपी के 2023-24 में 9.2% की वृद्धि का अनुमान है। मतलब एज ए कंपेयर ऑफ इंडिया हमने यहां पर देखा है, ठीक है। वो आपने जीडीपी रिएक्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब उसको यूं कह सकते हो कि देखो, एक आपने वो भी पढ़ा होगा जीडीपी डिफ्लेक्टर, वो हम क्या करते हैं, नॉमिनल अपॉन एक्चुअल करते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि दो मूल्यों पर हमारे डेटा जारी होते हैं, स्थिर मूल्यों पर जो डेटा है वो वही वास्तविक माने जाते हैं। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा जब ये दोनों डेटा जारी किए जाते हैं तो करंट प्राइस की वैल्यू हमें ज्यादा दिखती है, स्थिर मूल्यों की वैल्यू हमेशा हमेशा आपको कम देखने को मिलेगी। आप कभी भी देखिएगा, ठीक है। 2023-24 में उत्तराखंड की जीएसडीपी याद रखना है, मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या सर, यहां पर इंपोर्टेंट एक बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2023-24 में कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में सरकार ने जो वृद्धि बताई है ना, ये आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और वो कितनी है, एग्रीकल्चर में 3% है, और हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, निर्माण, उसमें 4%, और हमारा सर्विस सेक्टर में 7.6% की वृद्धि सरकार ने बताई है 2023-24 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में कितनी बताई है, तो देखो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, फिर होगा सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में कितनी बताई है, 3%, सेकेंडरी में 4%, और यहां कितनी हो जाएगी, सर्विस में 7.6%, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3%, 4% एंड 7.6% रेस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट प्राइस। जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो आपको पढ़ने के दौरान ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे आप देखिए 2023-24 में कृषि, निर्माण और सेवा में, ठीक है, मतलब इन्होंने ये बोला कि सरकार ने उस समय सोचा कि 23-24 में जो हमारा एग्रीकल्चर, निर्माण और जो सर्विस सेक्टर है वो जनरली कितना योगदान देगा, 10% का, 47% और 44%। मतलब आप समझ चुके होंगे 23-24 में वो स्थिर कीमतों में वृद्धि थी। ये 23-24 के अनुसार वर्तमान कीमतों में सरकार ने बोला कि इतनी, हमें लगता है कि इतनी ग्रोथ देंगे। और आप सब जानते हो जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति करती है या कर रही है, चाहे आप इंडिया लेवल पे भी देख सकते हो, हमारी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे प्रगति कर रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो कम हो रहा है, और सर्विस सेक्टर का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आपने इंडिया लेवल पे भी देखा होगा, सर्विस सेक्टर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां पर जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आपको यहां तक समझ में आ रही चीजें, ये क्लियर है क्या सबको, एक बार मुझे बता दो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो in 2023-24 agriculture, manufacturing and services sectors are estimated to be contribute 10%, 7% and 44% of Uttarakhnd's economy respectively, ठीक है। अभी मैं आपको करंट वाला भी बता दूंगा। प्रति व्यक्ति आय आप सब जानते हो, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितनी रहने के लिए अनुमानित है उत्तराखंड की, तो वो जीएसडीपी के आधार पर हम बात करें तो 2,05,321 रुपीज रहने का यहां पर अनुमानित है। 2,05,321 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताइए। और प्रति व्यक्ति आय कैसे आती है, तो आप सब जानते हो प्रति व्यक्ति आय आती है उत्तराखंड की जितनी भी इनकम है, जैसे नेशनल इनकम होती है तो हम बोल सकते हैं उत्तराखंड की स्टेट इनकम, यानी कि स्टेट इनकम ऑफ यूके उत्तराखंड अपॉन पॉपुलेशन का जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम पीसीए आ जाएगा, किसका, यूके का, यानी कि उत्तराखंड का। क्लियर आप सबको। तो देखो ये 2,05,321 रुपए अनुमानित बताइए, जो 22-23 के संशोधित अनुमानों से 1,54,315 अधिक है, पर अधिक नहीं होगी तो आपको नहीं याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये याद आपको रखना है, ठीक है। चलिए, और 23-24 के आगे बोला कि 8.6% बढ़कर यह 2,11,725 हो जाएगा, ये भी इन्होंने बोला था। अब 25-26 के लिए अनुमानित, ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25-26 के लिए जो अनुमानित है वो आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये डेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको मैंने एज ए समराइज वापस लिया था। देखो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेब्ट आपको मैंने बताए थे 75,170 करोड़, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको मैंने क्या बताया था कि रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स मैंने बताया 62,656 करोड़। और आपको तीसरा मैंने क्या बताया था, तीसरा मैंने आपको बताया था कि नेट बोरोइंग रहेगी 12,464 करोड़, एंड टोटल रिसिप्ट्स रुपीज 25-26 में कितना रहेगा, अदर देन बोरोइंग्स आर एक्सपेक्टेड टू register an increase of 6% over the receipt estimated as stage in 2024-25, ठीक है। अब सर एक बात और करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे कि देश की जीडीपी की रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है वर्तमान में, तो आपको ध्यान रखना है 20वां स्थान है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में देश में
उस समय छठा स्थान था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी में कितना योगदान जो है वो यहां पर रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपसे पूछ सकते हैं। तो यानी कि देश की जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान, तो आपको ध्यान रखना है 20वां है। कितना है? इतने राज्यों में 20वां स्थान है, ये आपको विषय रखना। और पर कैपिटा इनकम में उत्तराखंड ज्यादा है। क्यों है वो बता सकते हो कोई? कि देखो, एक तो क्या देवभूमि तीर्थभूमि है, ठीक है, पूरे देश भर से लोग यहां पर आते हैं और पॉपुलेशन कम है। और ऐसे मामले में आप सब जानते हो कि हम जब जनसंख्या का डिवाइड करते हैं तभी तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। तो पर कैपिटा इनकम यहां पर एक अच्छी खासी देखने को मिलती है। और पर कैपिटा इनकम में देश में छठा स्थान था लास्ट वाली जीडीपी के अकॉर्डिंग। देश की जीडीपी में यूके का स्थान 20वां, और ठीक है, और हम कह सकते हैं पीसीआई पर कैपिटा इनकम में छठा हम कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो भी लिख लीजिए, यानी कि द पोजीशन ऑफ और रैंकिंग ऑफ यूके इन जीडीपी वाइज, तो वो है 20th, यानी कि 20वां स्थान है। ठीक है, और ये हो जाएगा द पोजीशन ऑफ यूके इन पीसीआई पर कैपिटा इनकम इज 6th। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का आकार के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि 1.95 लाख करोड़ से बढ़कर 3.86 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित यहां पर बताया है अर्थव्यवस्था का आकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर आप सभी को? यानी यूं कह सकते हैं कि 2024-25 में अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो यूके का 3.94 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य यहां पर सरकार ने रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बता दूं। वर्ष 2024-25 में यूके की अर्थव्यवस्था का आकार वो लक्षित कितना रखा है एज ए टारगेटेड, अब इंग्लिश में भी लिख लेंगे, तो वो रखा है 3.94 लाख करोड़ रुपए। ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 3.94 लाख करोड़ का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं द टारगेट ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी इन यूके फॉर द ईयर 2024-25, या यूं भी कह सकते हो बाय, यानी कि 24-25 तक कितना सरकार ने रखा है, तो वो रखा है 3.94 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये सरकार ने रखा है। अब इसमें सरकार ने बोला कि इसमें योगदान की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कृषि और सहायक क्षेत्र का 9.99% सरकार ने यहां पर योगदान माना। इसमें जो हम कह सकते हैं कि योगदान कौन देगा, कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन किस किस का, तो पहला हो जाएगा एग्रीकल्चर, दूसरा हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग, या उसी को आप इंडस्ट्री कह सकते हो, और तीसरा हो जाएगा हमारा सर्विस सेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर में केवल 9.99%, उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पर हो जाएगा 46.84% और बचा हुआ यहां पर आ जाएगा 43.13। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 9.99 यहां आ जाएगा, और यहां आ जाएगा हमारा 44.87, और यहां आ जाएगा 43.13%। ये सब आपको याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है आप सबको? एक बार देख लो सारी चीजें, ठीक है, ताकि आपको समझ में यहां पर जो आ जाए। यहाँ 86 है या 87 करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो मैंने आपको राउंड फिगर में बताया था 10% वाला और वो सब। ठीक है, जबकि एक्चुअल में ये संभावना है एग्रीकल्चर की 9.99, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री 44.87 या 86, या सर्विस सेक्टर 43.13। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उद्योग की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ने माना है कि हमारा उद्योग जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर वो जो है वो इस अर्थव्यवस्था में 5 गुना बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट 20 गुना बढ़ा है और नौकरियां 8 गुना बढ़ी है, सरकार ने कहा है।
सरकार ने कहा कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आजकल ऐसी लाइन भी एग्जाम्पल में आ जाती है, तो उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर 5 गुना आज बढ़ चुका है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट 20 गुना बढ़ चुका है, और सरकार ने रोजगार में 8 गुना की वृद्धि की है। राज्य की विकास दर जो कि 23-24 में केवल 7.58% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत के अनुसार देखें तो 7.3% के लगभग वो बराबर यहां पर हमें नजर आती है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको बताई थी मैंने, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और उत्तराखंड की पीसीआई में कितनी वृद्धि हुई, तो 12% की वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछे कि द एक्चुअल ग्रोथ इन द पीसीआई ऑफ उत्तराखंड, तो आपको ध्यान रखना है 12%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक देख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि चीजें आपको एक एक करके यहां पर समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा जिला है, क्योंकि आपका उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर हमारे क्या होते हैं, उत्तराखंड के अंदर हमारे अलग अलग जिले होते हैं, जैसे हरिद्वार है, हरि का द्वार जिसे कहा जाता है, उधम सिंह नगर भी है, देहरादून है, आपने नाम सुने होंगे। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले अगर आपसे जिले पूछे जाए राज्य में, ठीक है, राज्य की जनपदवार अगर आपसे आय पूछे, जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति जिलों के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार की जो पहले हमारी प्रति व्यक्ति आय थी वो 22-23 में कितनी थी, 2,93,078 रुपए थी, जो बढ़कर 24-25 में 3,62,000 हो गई है। कितनी हो गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि जिले वाइज है तो आपको कुछ ध्यान रखना है। एक तो हमारा आ जाएगा और वो है हरिद्वार। ठीक है, आपको तो सीधा 24-25 का याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कितनी हो गई है, 3,62,000 रुपए। 3,62,000 रुपए आपको याद रखनी है। उधम सिंह नगर की मैंने बताई दी 2,70,000 है, और 2,35,000 हमारी देहरादून की हो जाएगी। 2,35,000 हमारी देहरादून की हो जाएगी। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, 2,70 और 2,35। ठीक है, इसको बोलेंगे हम उधम सिंह नगर, और यहां आ जाएगा हमारा देहरादून। ठीक है, उधम सिंह नगर की कितनी हो जाएगी, 2,70,000, और इसकी हो जाएगी 2,35,000। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हमसे पूछे, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि कहीं कहीं पर डेटा को लेकर थोड़ा सा हो सकता है, पर एक्चुअल में अगर आप डेटा पूछेंगे तो जहां तक मैं मानता हूं कि हमारा वाला डेटा जो है वो एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया, 11.33% हो सकता है। सर पीसीआई में 11.33% में दिखा रहा है। एक्चुअल में देखो मैंने आपको क्या बताया, 12% की सरकार ने अनुमानित वृद्धि बताई है। वो सरकार जो डेटा बताती है वो अनुमानित वृद्धि के रूप में होते हैं। आप जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है, या तो ऑप्शन में 11.33 आएगा या 12% आएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन में फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा, ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, या तो एग्जाम में 11.33% आ जाए तो आपको कर देना है। ठीक है, भले मैं लिख लूं पीसीआई में वृद्धि का अनुमान। ठीक है, या तो आपको ये करना है, या तो एग्जाम में ये आएगा। अगर ये नहीं आता है तो फिर 12% आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग इन पीसीआई। ये क्लियर है आप सभी को? तो ये आपको मैंने बता ही दिया है, ये हमारा हो चुका है। अब यहां पर आ जाइए आप, बिल्कुल यहां पर आ जाइए। 2025-26 के अनुसार कुछ आंकड़े हैं जिनको मैंने ऐसा सेट किया टेबल में कि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए। तो देखो इधर हमने कुछ आइटम्स लिए, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर हो गए हमारे। ठीक है,
देखिए इधर टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय, रिसिप्ट हो गई और नेट एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, देखो 23-24 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार भी दे रखा है, 24-25 के बजटीय है, 24-25 के रिवाइज आंकड़े जो कि संशोधित होकर आए, और 25-26 के लिए बजटीय बोल दो, या हम कह सकते हैं कि यहां पर अनुमानित बोल दो। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो आप इसको अनुमानित बोल दो ताकि आपको पता लग जाए। सर इसका मतलब क्या है, जो सरकार के 24-25 के जो बजटीय आंकड़े हैं ये बाद में रिवाइज हुए इसलिए इसको संशोधित हमने बोल दिया। आपको क्या याद रखना है, कोई कंफ्यूजन रखना है, एक तो संशोधित वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक 25-26, ये दोनों तो आपको सारे याद होने चाहिए। जिसको मैं क्या कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, एक आपको ये याद होना चाहिए, एक आपको ये याद होना चाहिए, एक आपको ये याद होना चाहिए, एक ये आपको याद होना चाहिए, एक आपको ये याद होना चाहिए और एक आपको ये याद होना चाहिए। अभी सबकी बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो परसेंटेज भी ले लो, तो परसेंटेज भी याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना परसेंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो परसेंटेज भी याद कर लो तो कोई दिक्कत आपको जो है वो यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करें सर एक एक करके समझा दो। तो देखो देखो आप कहीं भी कंफ्यूजन मत लीजिए क्योंकि आपको हमेशा एक बात हमेशा याद रखना। हाँ अच्छा सर एक दो क्वेश्चन आएंगे वो भी ऊपर ऊपर से आएंगे, ओके, पर देखो हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम आपको डेप्थ में जाके पढ़ाएं, इसलिए तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा, देखिए आप जहां भी मैंने पढ़ाया जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। ये मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैंने पीछे ये दोनों बता दिया मैंने आपको। उसके अलावा देखो यहां पर मैंने बोला ये आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहां पर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, जहां इंपॉर्टेंट लिखा मैंने वो इंपॉर्टेंट है ही, ये मान के चलना आप। ठीक है, चलो तो देखो अब हम यहां पर पढ़ चुके हैं, यहां तक बढ़ चुके हैं, यहां पर देख लेते हैं। तो देखो यहां पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 24-25 के लिए जो बजटीय सरकार ने तय किए थे वो कितने थे, 89,320, और ये फिगर किसमें, तो ध्यान रखना है रुपीस करोड़ में, यानी कि 89,320 करोड़ के सरकार ने एक्सपेंसेस बजटीय आंकड़ों में बताए थे 2024-25 में, जो रिवाइज होकर कितने बताए 24-25 में संशोधित अनुमान के अनुसार 92,032 करोड़ रुपए। ठीक है, और एक बात आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर जो है वो बजटीय 24-25 में 25-26 के लिए बजटीय यानी कि अनुमानित 1,01,176 करोड़ रुपए सर ने बताया, सरकार ने बताया। ठीक है, चलो रीपेमेंट ऑफ डेब्ट की बात करें, ऋण की अदायगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 24-25 के लिए संशोधित आंकड़ों के अनुसार ये याद करना है 24,386 करोड़ रुपए, जो कि 25-26 के लिए बजटीय अनुमान में सरकार ने कितनी बताई है 26,006 करोड़, और साथ में ये एब्सोल्यूट चेंजेस है परसेंटेज का। ठीक है, ये एब्सोल्यूट चेंजेस है परसेंटेज का, ये है रिवाइज एस्टिमेशन, ये है बजटीय एस्टिमेशन 25-26 के अनुसार हमने इसको निकाला है, तो ये परिवर्तन आपके सामने आ रहा है 10%, ये आ रहा है 7%, ये आपको याद रखना है। और नेट एक्सपेंडिचर कितना है, नेट एक्सपेंडिचर जो है वो 24-25 के रिवाइज्ड आंकड़ों के अनुसार 67,647 रहने वाला है, जो कि बजटीय अनुमान में सरकार ने बताया 75,170, ये आपको मैंने बताया भी था। और ये कितना प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि बता रहा है, एब्सोल्यूट चेंजेस वो है 11% की। ठीक है, अच्छा मैंने आपको रिसिप्ट भी बताई थी, पेमेंट यहाँ पर है, रिसिप्ट भी लिख लो, अगर रिसिप्ट यहाँ पर नहीं लिखी हुई है तो आगे लिखा होगा मैं बता देता हूँ। रिसिप्ट आपको मैंने कितनी बताई यहाँ पर 62,656 रुपीस करोड़, ये आपको याद होगा मैंने बताई थी आपको। ठीक है, वैसे आपको आगे मिलने वाली है, ये आगे रिसिप्ट देखो आप। ठीक है, ये याद नहीं रहेगा चलेगा, ये बजटीय अनुमान में रिवाइज्ड है, ये रिवाइज्ड है और ये अनुमानित है 89,465, तो यहां पर वृद्धि कितनी हो गई है 9%, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अभी आप कह रहे थे 62,000, ये टोटल रिसिप्ट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी ना, कौन सी वाली 62,656 करोड़, ये कौन सी है, ये हमारी प्राप्तियां तो हैं पर उधार को छोड़कर, यानी कि रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आप बोलोगे सर आपने 62,000 बताया, यहां तो 89,000 आ रहे हैं, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यस हाँ उसमें भी आपका हो जाएगा, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वहां पर भी आपका काम आ रहा है। यूके के अंदर चाहे आप यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करो या एडीओ, दोनों में आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी, रिसिप्ट है, और ये मैंने आपको बताई थी रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, अब बात करें सर बोरोइंग, तो मैंने आपको बताया ये तीनों याद नहीं होगा, ये दोनों आपको याद रखना है। बजटीय अनुमानों में संशोधित कितना है, रिवाइज 12,352 करोड़ रुपीस, और यहां पर अनुमानित भी सरकार ने लगभग यही बताया 12,464, परसेंटेज चेंज केवल 1% है। ठीक है, इसमें से आपको ध्यान रखना, जो डेटा बढ़ रहा है, इधर का डेटा बढ़ रहा है, मतलब ये वृद्धि बता रहा है। ठीक है, ऑफ विच सेंट्रल, ठीक है, कैपेक्स लोन, जिनमें केंद्रीय पूंजी ऋण की अगर हम बात करें, इनमें से केंद्रीय ऋण पूंजी की, तो सरकार ने बोला बजटीय अनुमानों में रिवाइज 1647 करोड़ रुपए है, जो कि 25-26 में अनुमानित कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 24-25 रिवाइज्ड, और ये हो जाएगा 25-26 के लिए 25-26 के लिए अनुमानित है ना, एस्टिमेटेड है, तो ये कितना हो जाएगा 1570, और -5% की यहां पर जो है वो कमी आपने को देखने को मिल रही है। नेट रिसिप्ट कुल शुद्ध प्राप्तियां, तो देखो आप बजट में रिवाइज कितनी है 80,259 करोड़ 2024-25 में, और 2025-26 के लिए अनुमानित सरकार ने बताई है 86,265 यहां पर रुपीस करोड़, 7% की इसमें वृद्धि हमें नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट, मैंने बताया था राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, बजटीय अनुमान में रिवाइज सरकार ने बोला कि हम इतना कम करेंगे, इसलिए माइनस में लिखा हुआ है 12,388 करोड़ का, जो कि 25-26 में सरकार ने अनुमानित बताया है, माइनस का 12,665 का मतलब क्या है, इतना हम उसको जो है वो क्या करेंगे, बजटीय घाटे को हम कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंजेस 2% है। ठीक है, और ये परसेंटेज दे रखा है जीडीपी का, ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें उधार इंपॉर्टेंट है, उधार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, और एक ये मैंने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है। वैसे ही रेवेन्यू सरप्लस देख लो आप, रेवेन्यू सरप्लस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू सरप्लस 2024-25 में, रेवेन्यू सरप्लस 2024-25 में रिवाइज्ड है ना ये, क्योंकि ये याद नहीं, आप याद करोगे तो भी चल जाएगा, ये आपको जरूर याद रखना है रिवाइज्ड, और ये हो जाएंगे 2025-26 में एस्टिमेटेड, 2025-26 में एस्टिमेटेड, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिवाइज कितना है 24-25 में 2852 करोड़ रुपीस, और जो हमारा अनुमानित है 25-26 में वो कितना हो जाएगा 2586 करोड़ रुपए का, तो एब्सोल्यूट चेंजेस 9% का यहां पर क्या रहेगा, माइनस में रहने का यहां पर जो है वो अनुमानित हो जाएगा। ठीक है, जो कि जीडीपी का कितना है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो कि जीडीपी का कितना है, तो आपको ध्यान रखना है, सरकार ने बजट में रिवाइज कितना बोला था 0.6%, सरकार ने बोला 25-26 में भी यही रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज नो चेंज। ठीक है, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं, तो आप सब जानते हो राजकोषीय घाटा में से ब्याज का भुगतान कर दो। प्राथमिक घाटा क्या होता है आप सब जानते हो, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी या ब्याज का भुगतान, तो हम निकालते हैं हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट मींस माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन या ब्याज की रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राथमिक घाटा कितना बताया सरकार ने, प्राथमिक घाटा, क्योंकि घाटा है तो इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा। प्राथमिक घाटा 2024-25 के रिवाइज्ड अनुमान के अनुसार 5,656 करोड़ रुपीस है, जो कि अनुमानित सरकार ने कितना बताया 5,141 करोड़ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपने एक बात और देखी होगी कि यहां पर 9% की क्या आ रही है फाइनली, -9%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो घाटा इतना सरकार ने बताया रिवाइज्ड, सरकार ने बोला कि अनुमानित इतना ही रहेगा, इसलिए ये इसमें से माइनस का डेटा है। अगर ये प्लस होता है इसका मतलब ये और बढ़ने वाला हमारी सिचुएशन होती। ठीक है, जो कि जीडीपी का कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये नेक्स्ट टेबल ये कह रही है, जो कि जीडीपी का कितना रहने वाला है, तो 2024-25 के संशोधित आंकड़ों के अनुसार -1.1% और यहां पर हो जाएगा माइनस का 1.2%। तो पॉइंट में चेंजेस है, ज्यादा कोई विशेष पॉइंट नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है आपको। और जीएसडीपी आपको मैंने बता ही चुका हूं 2025-26 के लिए, ये जरूर याद रखना है, वो याद हो ना हो। ठीक है, ये जरूर आपको 25-26 में ये अनुमानित है और ये है रिवाइज्ड है। और आपको बताया था मैंने इन दोनों में परसेंटेज चेंज कितना है, तो 13% है। कितना है 13% यहां पर हो जाएगा। क्लियर है आप सबको। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने सर्कल किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अच्छे से यहां पर जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हमने इंपॉर्टेंट जो हमारे डेटा थे
उत्तराखंड की इकोनॉमी को लेकर, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो एसजीडीपी हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, या वो बजटीय घाटा हो, ठीक है, इन सभी को हमने जो है वो यहाँ पर देखा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये क्लास बहुत यूजफुल, इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। मुझे जहां तक विश्वास है इससे बाहर नहीं आएगा, और इसका मतलब यहाँ पर बजट पूरा हो रहा है ऐसा नहीं है, अभी तो हमारा बजट चलता रहेगा, लेकिन इस क्लास को हम यहीं पर जो है वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी आगे की जो क्लास है आप सभी को बताएंगे कहाँ जाती है। आगे की क्लास तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे एक्चुअल में स्टूडेंट्स, उन्हीं को ये मिल पाएगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एक्चुअल, उन्हीं को एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आपको पूरा मैं वही रिवाइज करा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि उनके लिए तो ये दूसरी क्लास है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्लास के अंदर कुछ डेटा मैंने कवर किया ताकि आपको जो है वो सारी चीजें समझ में यहाँ पर ढंग से आ सके। तो आगे की क्लासें हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन पे रहेगी। अगर आप में से किसी को पूरा पढ़ना है तो हम निश्चित रूप से आप जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू आप इन तैयारी को जो है वो अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस क्लास का समय यहीं पर पूरा होता है, तो इस क्लास को हम यही पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे तो हम आगे से यहाँ से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी जो है वो आप यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिए। कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे बाय मैसेज जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी समझना है